नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन द सीरीज एट सॉरी ये नाइन्थ होगा। यस, इट इज़ द नाइन्थ वन एंड इट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वी विल स्टार्टिंग विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव बॉडीज में सबसे फर्स्ट अगर कोई आता है तो आपके आते हैं प्रेसिडेंट जी, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एज वेल एज द मोस्ट पावरफुल बॉडी इन द इंडिया, ओके। बट ये आप लोग जैसे जानते होंगे कि प्रेसिडेंट डजंट डू एनीथिंग, ठीक है। हर काम भारत का जो भी होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। लेकिन आपके क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट एक्चुअली में कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी की तरीके से काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपके खुद के लाइफ से। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाओगे, ठीक है, डीएम बन जाओगे, सो यू विल गेट योर अपॉइंटमेंट लेटर, ओके। सो अपॉइंटमेंट लेटर में उनका सिग्नेचर होगा, ओके। आपके जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे उनका सिग्नेचर होगा, बिकॉज यू आर कंसिडर्ड एज ए गेजेटेड ऑफिसर, ओके। गेजेटेड ऑफिसर ऐसा ऑफिसर होता है जिसका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये सब जो भी चीज़ें होती है वो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ओके। सो यू आर द मोस्ट रेस्पेक्टेबल, आप कह सकते हैं कि आप ऐसे कुछ रेस्पेक्टेबल ऑफिसर्स में से आते हो जिनका प्रेसिडेंट के थ्रू सारा का सारा अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल वगैरह सब कुछ प्रेसिडेंट के थ्रू हो रहा है, ओके। तो जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, आपका जो ट्रांसफर लेटर होता है, पोस्टिंग लेटर होता है, वो सब कुछ पे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टैम्प एंड उनका सिग्नेचर होगा, ओके। सो दिस इज द, मतलब आप समझ सकते हैं कि द अथॉरिटी, मतलब कितने हाई अथॉरिटी है आपके प्रेसिडेंट जी, ओके। भारत के अंदर कोई भी नया स्कीम, नया लॉ, नया कमीशन, कुछ भी बनाया जाएगा, कुछ भी लिखा जाएगा, कुछ भी पास किया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, वो किया ही नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट जब तक उसको हाँ नहीं कर सकते तब तक वो नहीं होता, ओके। सो वी विल डिस्कस, ये काफ़ी लंबा लेक्चर होगा, इसके अंदर काफ़ी सारे स्लाइड्स हैं, बट इट विल बी अ थरो लेक्चर। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने इसके अंदर कवर अप किए, ओके। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, जैसे कि इंग्लैंड में आपके किंग का जो पोस्ट है वही पोस्ट हम लोगों ने आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट को दिया। जनरली इट इज सीन कि प्रेसिडेंट मतलब ऑल पावरफुल बॉडी, जैसे यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी होता है, जैसे कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, ओके। जस्ट लाइक इंडिया, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर्स है, लेकिन वहाँ पे यूएसए में कहा जाए तो वहाँ पे ये सारी की सारी पावर्स किसको दी गई हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट को दी गई हैं, ठीक है। बहुत ही एक्सेप्शनल पावर दिए गए यूएसए के प्रेसिडेंट को। तो इट इज़ जनरली, मतलब ऐसा होप किया जाता है कि भारत में भी अगर प्रेसिडेंट है तो उसके पास भी ऐसे ही पावर्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ने जो भारत के जो प्रेसिडेंट है उनका जो स्टेटस है वो लगभग लगभग इंग्लैंड के जो किंग का स्टेटस है वैसा हम लोग ने करके रखा है, ओके। तो इंग्लैंड के किंग का जो स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक अथॉरिटी है वो। और एक्चुअल अथॉरिटी कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। सो हमारा इस तरीके से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो था वो आपका 26 नवंबर 1949 को ही आ गया था, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही लागू हुआ उसी दिन से आपका ये क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बन गया था। ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बन चुका था, ठीक है। सिंस कॉन्स्टिट्यूशन आपके क्या बोलता है, रिपब्लिक बनाना, ठीक है। रिपब्लिक बनाने का मतलब यही है कि भाई, रिपब्लिक बनने का मतलब ये है कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब जो एक्चुअल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है वो आपके प्रेसिडेंट होने वाले, ओके, इलेक्टेड पर्सन, ओके। नेक्स्ट, ये आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, तो मैंने आपको बताया यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आते हैं, वापस से बताता हूँ। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो आते हैं, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आपके पांच जो आप जानते हैं, ये पांचों के पांचों आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी में। ऐसे ही आपका स्टेट में भी हो जाता है, ओके। स्टेट में भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई नहीं होता, गवर्नर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हो जाएंगे। और वहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बजाय वहाँ पे होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हो जाता है, ओके। सो दैट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द स्टेट्स, ओके। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव हेड है आपके प्रेसिडेंट जी। प्रेसिडेंट जी आपके पूरे के पूरे भारत के एग्जीक्यूटिव हेड है, जो मैंने बताया कि मेन यूनियन का जो, अगर आप कहा जाए यूनियन एग्जीक्यूटिव का अगर सबसे ऊपर पद कोई है तो आपके एग्जीक्यूटिव मतलब आपके प्रेसिडेंट जी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सारे के सारे डिसीजन, सारे के सारे बिल्स, एक्ट्स वगैरह सब इन्हीं के नाम से ही साइन किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा ये सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी एयर फोर्सेस भी होते हैं, ओके।
आर्मी फोर्सेस नहीं, यहाँ पे सारे फोर्सेस आने चाहिए, डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये सारे आर्मी नेवी एयरफोर्स आपके जितने भी विंग्स है कमांड्स है, सबके सुप्रीम कमांडर अगर कोई है तो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत के सबसे पहले सिटीजन होते हैं। और ये मतलब जो भारत का इंटेग्रिटी, आपकी यूनिटी और आपकी सॉलिडारिटी ऑफ द जो आपके प्रेमल में मेंशन किए गए, उन सब का मतलब एक सिंबल है, एक क्या कह सकते हैं कि ही, इनको देख के समझ में आता है कि हाँ ही इज द मतलब यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट आपके प्रेसिडेंट्स की अगर बात की जाए तो ये सबसे पहले पोजीशन पे आते हैं, मतलब प्रेसिडेंट, मतलब कभी अगर ऐसा एक हॉल के अंदर कभी सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स को बिठाने जाने लगा, जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हो गए, आपके लोकसभा के स्पीकर हो गए, राज्यसभा के चेयरमैन हो गए या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर, तो इनको कैसे कैसे बिठाया जाएगा, तो उसमें जो सबसे पहला जो सीट होता है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सबसे पहले बैठते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 52 के अंदर मेंशन किया गया है कि आपका प्रेसिडेंट जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, मतलब प्रेसिडेंट इज मस्ट फॉर आपके पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाने के लिए, मतलब आपके कोई भी पद खाली रह सकता है लेकिन प्रेसिडेंट का पद खाली नहीं रह सकता। ओके, इसके अंदर एक क्या बोलते हैं एक्सेप्शन दिया गया है कि भाई आपका किस किस केसेस में वो वेकेंट रह सकता है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि उनकी डेथ हो जाती है, वो छोड़ देते हैं या रेजिग्नेशन वगैरह देते हैं। सो दो ज़्यादा एक्सेप्शन वो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ओके, चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अगर बात की जाए आपके प्रेसिडेंट जी की, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे हेड है, सबसे क्या बोलते हैं सबसे सुप्रीम आप कह सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सबसे फर्स्ट अगर कोई मेंबर है जिसके बारे में देखना चाहिए तो वो है आपके प्रेसिडेंट। हालांकि इनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, ये सिंबॉलिक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब इनका ये कह सकते हैं कि साइनिंग अथॉरिटी है, जो भी मतलब चीज़ें इनके पास आती है वो साइन करने का काम करता है। ओके, सो आपके 53 के अंदर मेंशन किया गया कि भाई आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो होगा वो प्रेसिडेंट के अंदर होगा, और जो भी मतलब ऑर्डर्स वगैरह पास होंगे वो इन्हीं के थ्रू पास होने वाला है। ओके, तो सारा का सारा जितने भी यूनियन के ऑर्डर वगैरह पास होने वाला है वो प्रेसिडेंट के क्या बोलते हैं नाम पे पास होंगे। हालांकि वो कोई और एग्जीक्यूट कर सकता है, छोटे लेवल मतलब इनके नीचे के जो ऑफिसर्स होंगे, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, उन वो सब कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव वो कर सकते हैं, लेकिन नाम किसका आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आएगा। ओके, 74th के अंदर मेंशन किया गया कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय अ पीएम, जो कि एड एंड एडवाइस करेंगे आपके प्रेसिडेंट जी को, जिनके एडवाइस के ऊपर जिनके एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है। ओके, एक बार ही सिर्फ और सिर्फ वो एडवाइस को वापस से रिकंसिडरेशन के भेज सकते हैं। ओके, ये सब चीज़ें 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला गया था। ओके, नेक्स्ट 74 के अंदर मेंशन किया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा के लिए, और यही आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम का फाउंडेशन है। याद रखिएगा, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का फाउंडेशन क्या है, तो ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का फाउंडेशन स्टोन है। ओके, 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये कहा गया था कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो बाउंडेड है किसका, जो यहाँ पे ऑर्डर, जो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोल रही है आपके प्रेसिडेंट जी को कि प्रेसिडेंट जी ऐसे ऐसे करिए, उसके लिए वो बाउंडेड हो, बाध्यकारी हो जाएगा प्रेसिडेंट के लिए। हालांकि ये क्लॉज को निकाल दिया गया और 44th के अंदर ये कर दिया गया कि भाई एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, अगर वो रिकंसिडर करके आता है और सेम फॉर्म में आता है तो फिर वो बाइंडिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट जी का, तो आर्टिकल 54 के अंदर मेंशन किया गया है आपके इलेक्शन का प्रोसीजर। ओके, सो इलेक्शन कैसे होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होने वाला है, आपके डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होने वाला। ठीक है, इसका भी एक रीजन है कि डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कराया गया है, जैसे इतना बड़ा पद है तो इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कराया गया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बनाया। ठीक है, हम लोगों ने इनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बनाया, रियल पावर इनके पास नहीं है। ठीक है, एक्चुअल पावर इनके पास नहीं है। सो अगर ये भी इलेक्ट होके आएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट होके आएंगे, फिर इनके पास कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बाद भर भर के काम पड़ा होगा, और फिर भी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना हो इनके पास, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट तो होना ही होना है, क्योंकि ये भी चुन के है वो भी चुन के है। जैसे कि आपके यहाँ पे जो अभी दिल्ली में केस हो रहा है, एलजी जो है
उनके बीच में और आपके जो वहाँ के सीएम है उनके बीच में क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सब चुने हुए मेंबर्स हैं, ओके। और आपके एलजी जो है वो अपॉइंटेड मेंबर है, ठीक है। सो इन दैट केस इनके बीच में जैसे तनातनी हो रही है, वैसे ही आप अगर समझ सपोज करिए कि वो एलजी को भी अगर चुन के भेजा जाए, अगर वहाँ की दिल्ली की जनता उनको चुन के भेजे, तब तो मतलब नरक हो जाएगा वहाँ पे रहना, मतलब हमेशा इन लोग एक दूसरे की मुंडी काटने के पीछे पड़े रहेंगे, ठीक है। सो सेम यहाँ पे केसेस हो सकते हैं, दैट इज वाई हम लोग ने इसको इंडायरेक्ट इलेक्शन वगैरह रखा है। तो इंडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होने वाला है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि क्वालिफिकेशन वगैरह बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ओके। नेक्स्ट, इसमें सीक्रेट बैलेट का सिस्टम होता है, मतलब कोई किसी को भी पता नहीं चलता कि भाई कौन किसको वोट दे रहा है, ओके। कोई भी किसी को वोट दे सकता है और उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह रूल नहीं उठा सकता कि भाई आपने दिखाया नहीं आप किसको वोट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। और इसके अंदर हम लोग दो तरीके की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द एमपीज इक्वल होने चाहिए, और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द एमएलए जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हर एक एमपी जो अलग अलग स्टेट से भी आ रहा हो, उसके एक एक वोट का वैल्यू सेम होगा, समझ में आ रहा है। हर एक एमपी के वोट्स का वैल्यू सेम होना चाहिए, एज वेल एज हर एक स्टेट के अंदर, जो स्टेट के अंदर एमएलए है उसका, एक स्टेट के लिए जो एमएलए होगा उसका जो वैल्यू होगा एक वोट का, वो सेम होना चाहिए बाकी एमएलए का उस स्टेट से। सपोज करिए एक स्टेट है जिसका नाम है ए, इसके अंदर 100 अगर एमएलए आ रहे हैं, तो इन एमएलए का हर एक एमएलए का जो वोटिंग का बेस होगा या फिर क्या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ द वोट होगा, वो सेम होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, इसके क्वालिफिकेशन आपके 58 में मेंशन किया गया, ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, जो आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन किए गए उनको आप याद रखें, ओके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडियन सिटीजन होना उनके लिए कंपल्सन, मिनिमम 35 ईयर्स का एज होना चाहिए। इनके पास ऐसी ऐसी कंडीशंस ऑफ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो कि वो लोकसभा के मेंबर बनने के लायक हो। इसके अलावा ये भारत के अंदर एक इलेक्टर रजिस्टर होने ही चाहिए, ठीक है, ये तो एकदम कंपल्सन है। नेक्स्ट, इनका कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कब्जा नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कुछ एक्सेप्शन भी दिए, वो लास्ट में मैं आप लोग बता दूंगा। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी तरीके से इन्होंने होल्ड नहीं किया होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है, जब ये नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जाएंगे तो उनके साथ 50 एलिजिबल, जो मतलब ये एमपी की बात की जा रही है, एमपी या एमएलए जो होते हैं वो उसको साइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 50 वोटर्स का मतलब कॉमन पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वोटिंग कौन करने वाला है, एमपी एमएलए करने वाले, सो उनकी बात हो रही है, ठीक है। वो लोग जाएंगे, वो लोग उसको अगर साइन करते हैं तो ही होता है, ओके। नेक्स्ट, एक सिटिंग प्रेसिडेंट हो, ठीक है, ऑलरेडी वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो या फिर प्रेसिडेंट, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन हो, ठीक है, प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन हो, या फिर गवर्नर किसी स्टेट के हो, या फिर किसी भी स्टेट या यूनियन के एक मिनिस्टर हो, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं गिने जाएंगे, याद रखिएगा। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गिने नहीं जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये किसी भी अगर पद पे ऑलरेडी पीठासीन है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो मतलब इन सब पद की बात कर रहा हूँ, तो वो प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई भी केस नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी इट इज़ ए कन्वेक्शन, ये हमेशा से कन्वेंशन चला आ रहा है कि भाई इन लोग क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, एंड फिर दे अप्लाई फॉर द प्रेसिडेंट के क्या बोलते हैं नॉमिनेशन फाइल करते हैं, ओके। नेक्स्ट, हर एक कैंडिडेट जो भी इस पद के लिए एलिजिबल, मतलब अपने आप को एलिजिबल समझता है और यहाँ पे फॉर्म भरता है, तो उसको डिपॉजिट भरना पड़ता है 15,000 रुपये आरबीआई के पास, जो कि अगर 1/6 ऑफ द वोट अगर उसको नहीं मिलते, 1/6 ऑफ जितने टोटल वोट्स पोल किए गए उसका 1/6 अगर उसको नहीं मिलता है, या 18% इसकी बात कर सकते हैं, अगर उसको नहीं मिलता है, तो इन दैट केस वो पैसा 15,000 रुपये आरबीआई के जेब में चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा नॉमिनेशन जब करने गए तो 50 लोग गए थे, ओके। इसके साथ साथ इनको कुछ और लोग का सपोर्टर्स होना चाहिए, इनके कुछ और भी सपोर्टर्स होंगे, 50 लोग एलिजिबल वोटर्स लोग जाएंगे। इसके अलावा ये मिनिमम 50 प्रपोजर्स, ये तो प्रपोजर्स वाले में ही फर्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। और 50 इलेक्टर्स होंगे वो सेकेंडर्स होंगे, मतलब ये प्रपोजर्स जो होते हैं वो 50, यहाँ पे जो 50 दिख रहा है ये यही वाले 50 है, ओके। इनको प्रपोजर्स कहा जाता है, यहाँ पे एलिजिबल वोटर्स लिखा हुआ वही, इन्हीं को प्रपोजर्स कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और 50 और लोग जाएंगे, मतलब टोटल 100 लोग जाएंगे आपके सेकेंडर्स, मतलब 50 लोग सेकेंडर बन के, 50 लोग प्रपोजर बन के, ओके।
इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन क्या होगा आपके प्रेसिडेंट का, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड जब पार्टिसिपेशन स्टार्ट होगा तो उसके अंदर कौन कौन बैठेगा, वोटिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा। तो फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, याद रखिएगा। नॉमिनेटेड मेंबर को इनको यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। ओके, नेक्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के, लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरे के पूरे जितने भी स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड नहीं, वो सब लोग यहाँ पे वोटिंग करेंगे। नेक्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो सब यहाँ पे क्या बोलते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट याद रखिएगा इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर 70 आर्टिकल 71 के अंदर मेंशन किया गया कि भाई जितने भी डाउट्स होंगे या डिस्प्यूट्स होंगे इस पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, आपके प्रेसिडेंट के या फिर वाइस प्रेसिडेंट के, वो सारा का सारा कौन देखने वाला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखा है, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट्स के लिए हो रहा है तो हाईएस्ट बॉडी भी होने वाला। ओके, और जो भी यहाँ से वर्डिक्ट आ जाएगा वो फाइनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वर्डिक्ट दे दिया जाएगा वो एकदम फाइनल हो जाएगा, चाहे वो प्रेसिडेंट के हक में हो या फिर उनके विपरीत में हो, ठीक है, वो फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोल कोलाज में अगर कोई मतलब वेकेंसी वगैरह भरी पड़ी है, मतलब समझ सपोज कीजिए कि यहाँ पे दोनों हाउसेस का एग्जांपल लेता है, किसी भी स्टेज का हो सकता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे दोनों हाउसेस से लगभग 800 लोग आने चाहिए थे, सपोज कर लीजिए 800 लोग आने चाहिए थे, बट इट इज सीन कि 30 लोगों की अभी तक वैकेंसी है, मतलब अभी यहाँ पे 30 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस बाकी हैं, ठीक है। सो 770 लोग ही सिर्फ आए हैं, ठीक है। सो ऐसा केस नहीं किया जा सकता कि हाँ 800 लोग आते तो फिर कुछ और ही नज़ारा हो जाता, कुछ और ही मज़ा आ जाता, ऐसा नहीं हो सकता। जितने लोग आए हैं उनके ही बेसिस पे जो भी कॉलेज बन रहा है उसी के बेसिस पे आपका इलेक्शन कराया जाएगा। ओके, कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कौन कौन करता है, ठीक है। ज़्यादा जो नहीं करता है वो उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछता है, ऑलरेडी पूछा हुआ भी है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, जो दो मेंबर्स है एंग्लो इंडियन मेंबर, तो मैंने बताया था कि इनका अब 2019 के बाद से ये पद भी खत्म हो चुका है, तो ये खत्म हो चुका है। ओके, राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वो सबसे जो आते हैं उन सबको यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन को हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अलाउड है कि वहां पे वो एक एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे एमएलए होते हैं वैसे एमएलसीज भी होते हैं। सो एमएलसीज के जितने भी मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट करने वाले। ओके, सेम केस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द दिल्ली और पुडुचेरी के जितने भी अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं तो वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट ओथ एंड एफर्मेशन, ठीक है, आपके प्रेसिडेंट जी ओथ कैसे लेंगे, तो इनको ओथ कौन दिलाएगा, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे या फिर उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिला सकते हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को अपने जगह पे भेज दे, ठीक है। इट इज जनरली नॉट सीन, अगर वो नहीं है, अगर उनका अक्षम मतलब वो उस काम के लिए उस समय एलिजिबल नहीं है, किसी भी तरीके से डेथ हो गई है या फिर उनकी तबीयत खराब है, तो उनके बजाय कौन आएगा, सीनियर मोस्ट जज आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कितना होता है, आपके 5 सालों के लिए इनका टर्म होता है, ठीक है। ये जिस दिन ये एंटर करते हैं आपके ऑफिस में उस दिन से इनका काउंटिंग स्टार्ट होता है कि भाई इस दिन से इनकी, मतलब जिस दिन इलेक्शन हो सकता है, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए 1 महीना पहले, उसके बाद 1 महीने के बाद ये पद पे जाए, तो ऐसा भी मतलब आपका इलेक्शन के डेट से नहीं काउंट किया जाता, जिस दिन वो ऑफिस में बैठेंगे उस दिन से इनका 5 साल का कार्यकाल काउंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा अगर इनके सक्सेसर का अपॉइंटमेंट जल्दी हो नहीं पा रहा, इलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो ये ऑफिस में बने रहेंगे जब तक क्या बोलते हैं सक्सेसर आ नहीं जाता। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट एक ऐसा पद है जिसको कभी भी खाली नहीं रखा जाता, ठीक है, जिसको खाली नहीं रखा जा सकता, और बाकी कोई भी पद खाली रखा जा सकता है लेकिन प्रेसिडेंट कभी खाली नहीं रखा जा सकता। ओके, सो दैट इज वाई ये कभी भी उस पद पे बैठे रहेंगे जब तक इनका सक्सेसर आके उस पद पे बैठ नहीं जाता। ओके, नेक्स्ट
ये रिजाइन भी कर सकते हैं, रिजाइन भी कर सकते हैं। कैसे रिजाइन कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन रेजिग्नेशन लेटर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कराया, ओथ किसने दिलाया? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिलाया, सीजीआई ने आपके क्या बोलते हैं ओथ दिलाया, लेकिन यहाँ पे रेजिग्नेशन किसको सबमिट कर रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा ये कितने भी समय के लिए आपके ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं, री नॉमिनेशन वगैरह कर सकते हैं, आपने मतलब वापस से फॉर्म भरते रह सकते हैं। ऐसा यूएसए में नहीं है, यूएसए में 2 ही बार मैक्सिमम किया जा सकता है, वो यहाँ पे क्लॉज नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कितना भी समय पे, कितने भी टाइम तक के, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, अप्लाई ये करते रह सकते हो, ओके। नेक्स्ट, सो इम्पीचमेंट, ठीक है। एक तो हो गया रेजिग्नेशन, एक तो हो गया इम्पीचमेंट, ओके। रेजिग्नेशन पे एक चीज याद रखिएगा, अगर वो रिजाइन करते हैं तो उनके जगह पे कौन बैठ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठ जाएगा फॉर द रिमेनिंग टर्म, याद रखिएगा, फॉर द रिमेनिंग टर्म। उनको 5 साल का कार्यकाल नहीं मिलेगा, उनको फॉर द रिमेनिंग टर्म का कार्यकाल मिलता है, ओके। नेक्स्ट, इसके सॉरी 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 सॉरी, फॉर द रिमेनिंग टर्म तो यूएसए में किया जाता है, फॉर द रिमेनिंग टर्म वाला जो क्लॉज है वो यूएसए में होता है। यहाँ पे 6 महीने तक एट मैक्स 6 महीने तक का वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के पद पे बैठे रह सकते हैं। समझ में आ रहा है? सपोज कीजिए कि आज प्रेसिडेंट की अगर मृत्यु होती है तो आज से 6 महीने के भीतर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कराए जाएंगे। उस 6 महीने के कार्यकाल के दौरान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द दिस वाला टर्म, ये 6 महीने के लिए, ओके। और नए तरीके से इलेक्शन करा के फिर नया कोई व्यक्ति आएगा, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आ जाते हैं तो उनका बात अलग है, वो उनको भी रिजाइन वगैरह करना का वो भी एक अलग सी चीज़ है, उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे बता दे रहा हूँ बस कि जो भी नया व्यक्ति आएगा तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अगेन बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ये वाला व्यक्ति जो होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा, ओके। इस समय तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल नॉट बी द कोई कोई किसी को भी ऐसा नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं होने वाला। प्रेसिडेंट का पद अगर किसी वजह से डेथ वगैरह के केसेस में अगर उनके पद खाली हो जाती है तो वो 6 महीने के भीतर वापस से इलेक्शन कराया जाएगा, और इस जो समय है इस समय के बीच में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अचानक से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पद होगा वो खाली हो जाएगा, ओके। वहां पे कोई नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और मेथड है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निकाला जा सकता है, ठीक है। निकालने की बात हो रही है यहाँ पे, यह आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया, ठीक है। अगर आपको कोई याद आ रहा होगा, अगर मुझे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप लोग को याद आए तो हम लोग ने अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में हम लोग ने कुछ तरीके पढ़े थे, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी मैंने बताया था, स्पेशल मेजोरिटी के 3 तरीके मैंने बताए थे, ठीक है। 3 तरीके बताए, उसमें से लास्ट वाला जो था सबसे हार्डेस्ट वाला, उसको मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था, उसको मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि वो 61 आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, जिसका जो बेस है वो है 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस। याद रखिएगा, 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस। अगर हाउस की स्ट्रेंथ 500 है, कैलकुलेशन के लिए 300 पकड़ लेते हैं, आसान होगा मुझे मुझे मेरी मैथ्स थोड़ी सी मस्त है। सो इसका मतलब 200 या इससे ज़्यादा के मेंबर्स लोग ने अगर वोट किया तब ही जाके होगा। अगर इसमें से अगर ऐसा हो गया कि हाँ 150 लोग छुट्टी मनाने चले गए हैं, पिकनिक वगैरह करने गए, या 110 लोग भी अगर पिकनिक मनाने चले गए हैं, तो इन दैट केस उनको प्रेसिडेंट को निकाला नहीं जा सकता, ओके। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्पीचमेंट, ओके। इसमें इसमें सिर्फ एक ही कारण दिया गया है, एक ही कारण, एक ही केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है, एंड दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने पे ही सिर्फ केस बनाया जा सकता है, और ये केस बनाने के बाद इनके ऊपर जो आरोप लगाया जाएगा वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ओके। आई रिमेंबर प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन किया गया, सो वी विल डिस्कस द प्रोसीजर, ओके। इट इज द क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, जो कि क्या बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर कराया जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। आपका ये जो फ्रेज है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये फ्रेज को मेंशन नहीं किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओके। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाएगा, किसी भी सदन के अंदर केस लाया जाएगा कि आपके प्रेसिडेंट जी ने वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया, ठीक है, ओके।
इन दैट केस ये जो जिस सदन सपोज कीजिए लोकसभा में लाया गया है, ठीक है, अब इसका ये काम होगा कि रेजोल्यूशन को पहले तो 1/4 ऑफ द मेंबर साइन करके लेके आए, ठीक है, जिस हाउस में लाया जा रहा है। मतलब सपोज कीजिए लोकसभा की अगर फाइनल स्ट्रेंथ 500 है, ठीक है, सो इसका आधा होगा 150, हाँ ठीक है, ठीक है, 120 मतलब 125 मेंबर्स को इसको साइन करना होगा कि प्रेसिडेंट के ऊपर ये जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं वो सही है, ठीक है। और ये जो साइन किए करके अगर 125 लोगों ने साइन कर दिया, ठीक है, 1/4 अगर टोटल आपके हाउस की बात की जाए, ठीक है, टोटल हाउस के जितने मेंबर्स हैं उसका 1/4 मेंबर्स यहाँ पे 125 मेंबर्स लोग साइन करेंगे और वो प्रेसिडेंट जी को भेजेंगे कि प्रेसिडेंट जी हम आपके खिलाफ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ये होने के 14 दिन के बाद ही एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक्चुअल प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा कि रेजोल्यूशन को यहाँ पे लाया जाएगा और उस जैसे लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा के अंदर लाया जाएगा और लोकसभा के अंदर वहां पे आएंगे प्रेसिडेंट भी। वो चाहे तो आ सकते हैं, मोस्टली मतलब उनको आना ही चाहिए, अपना भी पक्ष रखना पड़ेगा ना। वो चाहे तो आ सकते हैं वरना वो मतलब चाहते कि हाँ ये सब ढकोसली वाली करे, बेवकूफ़ी करे, मैं नहीं जाना चाहता, तो वो नहीं भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दैट केस अब लोकसभा के अंदर वो कार्रवाई के ऊपर बात होगी, ठीक है, इम्पीचमेंट का ये जो मोशन है उसके ऊपर बात होना स्टार्ट होगा। ओके, सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। सो आई वॉज टेलिंग कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि लोकसभा के अंदर लाया जाएगा 125 एटलीस्ट मेंबर्स उसको अपेंड करेंगे कि हाँ हम लोग ने देखा कि मतलब प्रेसिडेंट जी ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, सो ही शुड बी स्टैंड रिमूव्ड। ओके, सो इसको फिर ये जो रेजोल्यूशन होगा ये पास किया जाएगा। पहले पास करने से पहले प्रेसिडेंट जी को बता दिया जाएगा कि आपके खिलाफ ऐसा ऐसा रेजोल्यूशन ला दिया गया है। फिर 14 डेज के बाद इसके ऊपर बातचीत होगी। ओके, सो 14 डेज के बाद प्रेसिडेंट जी को अलाउड होगा कि वो चाहे तो वहाँ पे आके अपने अपने और की अपनी गवाही दे सकते हैं या फिर जो चल रहा है कार्रवाई वैसे के वैसे कार्रवाई चलेगी। ओके, सो अगर लोकसभा इसको पास कर देती है, बट पासिंग का भी क्राइटेरिया क्या, 22/3 सॉरी 2/3 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जैसे कि मैंने बताया टोटल मेंबरशिप होना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा के केस में आपका 2/3 हो जाएगा, डिवाइड बाय वो कर दो, ठीक है, जो भी हो गया ठीक है। तो अगर 300 मेंबर्स हैं टोटल आपके तो उसमें से 200 मेंबर्स से प्लस होने चाहिए, ठीक है। आप लोग उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आई डोंट नो द कैलकुलेशन, थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन वीक है, सो यू शुड नो कैसे कैसे उसको देखा जाएगा। ओके, उसको उतना अगर 2/3 से अगर क्या बोलते हैं पास कर दिया गया, 2/3 के मोर देन 2/3 के परसेंटेज से अगर पास कर दिया गया, सो क्या बोलते हैं वो भेजा जाएगा सेकेंड हाउस के पास, ठीक है, सेकेंड हाउस के पास वो भेजा जाएगा। एंड ये सेकेंड हाउस के पास जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस में लोकसभा में सपोज कीजिए, सो लोकसभा में 1/2 मेजोरिटी के साथ उसको भेज दिया गया कि हाँ हाँ पास कर दिया गया कि हाँ प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। सेकंड हाउस के पास जब वो जाएगा तो सेकंड हाउस एक कमिटी बनाएगी जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी, उन चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस कमिटी के अध्यक्ष मोस्टली सीजीआई ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, एंड सच एज द मेंबर्स जो उनका उन लोग को जैसा लगे वैसे। ओके, फिर ये सीजीआई का जो कमिटी होगा ये कमिटी अपना रिपोर्ट देगा, इस रिपोर्ट के बेसिस पे सेकंड हाउस के अंदर वोटिंग होगी। ओके, अगर सेकंड हाउस ने भी पास कर दिया कि 2/3 मेजोरिटी के साथ आप प्रेसिडेंट को निकाल सकते हो, सो प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड। इस तरीके से लोकसभा में ऐसे पास हो गया, क्या बोलते हैं राज्यसभा में ऐसे पास हो गया, तो अब ये प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए नहीं जाएगा। जिस दिन राज्यसभा ने इसको साइन कर दिया कि हाँ प्रेसिडेंट हैज टू बी रिमूव्ड, इन्होंने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, सो उस दिन को ही प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाएगा एंड नए प्रेसिडेंट को 6 महीने के अंदर रीइंस्टेट करना होगा। उससे पहले क्या बोलते हैं ये जो पद होगा, मतलब आपका प्रेसिडेंट का जो पद होगा जो खाली हो चुका है, वहां पे आपके बैठ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठ जाएंगे। ओके, जब तक कि न्यू आपके क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट आ नहीं जाते। ओके, नेक्स्ट नोट करने वाली बात इसमें यह है कि इससे पहले मतलब के ये इम्पीचमेंट से पहले के जितने भी काम अगर प्रेसिडेंट ने किए होंगे, जो भी काम किए होंगे अच्छे बुरे जैसे भी काम किए होंगे,
उन सबको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, उनको ऐसा नहीं घोषित किया जाएगा कि हाँ ये सब सब वापस से जैसा था, इनके आने से पहले जैसा था वैसा कर दिया जाएगा। नो, इट विल बी ऑल वैसा का जैसा जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाएगा। इसमें सही गलत कुछ भी नहीं देखा जाएगा कि हाँ इन्होंने ये गलत किया ये सही किया। जो होगा आगे के प्रेसिडेंट वगैरह करेंगे, लेकिन अभी तक जो काम किया जाएगा वो सब वैसा का वैसा ही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने का नौबत हमारे यहाँ पे नहीं आया। ओके, नेक्स्ट, आपने ये देखा कि आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स जो थे वो किसी भी तरह से आपके प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट में, आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे आपके इम्पीचमेंट के प्रोसेस में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट वो नहीं करते हैं। और एक और कैवेट, इलेक्टेड मेंबर्स जो आपके दिल्ली लोकसभा, दिल्ली यूनियन टेरिटरी या पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी या फिर आपके स्टेट के जो लेजिस्लेचर के हैं वो सब पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं इम्पीचमेंट में। इम्पीचमेंट में सिर्फ और लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि अपॉइंटमेंट में आपके इलेक्शन के दौरान इन सब ने ही पार्टिसिपेट किया था। जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी है और फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ पे उन लोग इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस आर ऑल द ट्रिवियल फैक्ट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वैकेंसी कैसे हो सकती है आपके क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट के पद पे, मतलब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट कब हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा पद है जिसको मैंने बताया कि ये वेकेंट कभी नहीं हो सकता। तो किन किन केसेस में वेकेंट हो सकता है, तो आर्टिकल 62 के अंदर मेंशन किया गया। फर्स्ट, आपका टर्म ऑफ 5 ईयर्स खत्म हो जाए तो, ठीक है, आपका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाए तो। नेक्स्ट, अगर रेजिग्नेशन कर देते हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देके, ओके, सॉरी, रेजिग्नेशन दे देते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर इम्पीचमेंट करा दिया जाता है, इम्पीचमेंट हो जाता है तो। नेक्स्ट, अगर उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, अगर उनका इलेक्शन का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट घोषित कर दिया, उन्होंने घोषित कर दिया कि नहीं भाई जो इलेक्शन कराया गया वो पूरे तरीके से इनवैलिडेट था, सब रिगिंग करके गलत गलत तरीके से किया गया। ओके, नेक्स्ट, ये आपके कुछ केसेस हैं, आपके 5 केसेस हैं जिस केसेस में आपके प्रेसिडेंट का पद खाली हो सकता है। इनमें से आपका जो रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या और कोई ऐसी बीमारी वगैरह का जो केसेस होगा, उन सब केसेस के अंदर आपके वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट जब तक नए प्रेसिडेंट आ नहीं जाते। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब तक प्रेसिडेंट का पद खाली रहेगा उस दौरान आपके नए प्रेसिडेंट के आने तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस खत्म हो, मतलब खाली होगा, कोई वहां पे नहीं होगा, तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके एक्ट करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा एक ही बार हुआ था जब आपके हिदायतुल्ला जी थे, हिदायतुल्ला जी थे जो कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन के बैठे थे कुछ समय के लिए, टेम्परेरी टाइम पे। ओके, सो दिस वाज द केस आपके प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिलेटेड। ओके, ये होप करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। बाकी सब केसेस के अंदर जैसे यहाँ पे आपका बता दिया गया कि आपके वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। बाकी दूसरे समय पे जैसे आपका टर्म ऑफ, जैसे टर्म खत्म हो गया, 5 साल हो गया, तो 5 साल होने से पहले 6 महीने पहले ही आपके 4.5 साल होते ही आपका नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो चालू हो जाएगा। ओके, तो जैसे आपका 5वां साल खत्म होने को आ जाएगा उसी समय पे आपका क्या बोलते हैं एक प्रेसिडेंट पहले से रेडी बैठे रहेंगे इनकी पद पे बैठने के लिए। ओके, नेक्स्ट, पावर्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर्स। काफ़ी सारे पावर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी सारे पावर्स हैं। तो सारे पावर्स डिटेल में पढ़ने की कोई मतलब यहाँ पे मैं जैसे पढ़ना ही है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, तो मैं एक बार बस रीडिंग कर दूंगा। आप लोग को पढ़ना किस में से है, लक्ष्मीकांत जी से। लक्ष्मीकांत में ये सारा का सारा पावर्स ऐसे ही सेम टू सेम से ही वहीं से कॉपी पेस्ट यहाँ पे हुआ है। सो आप लोग समझ सकते हैं कि सेम चीज़ें वही यहाँ की वहाँ पे लिखी हुई, वहाँ की यहाँ पे लिखी हुई है। सो आप लोग को एक बार उसमें से ज़रूर देखना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैं रीड करूँगा बिकॉज इसके अलावा इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, जो भी समझाने जैसा होगा वो मैं समझा दूंगा। ओके, सो फर्स्ट आपका जो मैंने बताया था कि जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का वो सारा का सारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर निहित है, उन्हीं के अंदर वेस्टेड है। ओके, नेक्स्ट,
जितने भी पावर्स आपके आपके ऑफिसर्स, आपके मिनिस्टर्स, जो भी जो जो कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जितने भी आपके मिनिस्टर्स ऑफिसर्स जितने हैं, सब के सब जो जो काम कर रहे हैं वो किसके कहने पे कर रहे हैं? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं के नाम से करते हैं। ओके, सुप्रीम कमांड है आपका डिफेंस फोर्स का, जो मैंने आपको बता दिया था। ओके, ये प्राइम मिनिस्टर को और अदर प्रेसिडेंट्स, आपके प्रेसिडेंट बोला, आपके मिनिस्टर्स ऑफ द इंडिया को वो क्या बोलते हैं, अपॉइंट करते हैं, और वो सब लोग इनके प्लेजर तक ही इस पद पे रह सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर भी डाउट वगैरह किया जा सकता है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पद है उन सभी को अपॉइंट करने का जो इंचार्ज है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग हो सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, गवर्नर, स्टेट्स वगैरह, जितने भी हैं, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उन सब को, और काफ़ी सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हैं जिनके, जैसे एनएचआरसी, इनके भी क्या बोलते हैं, जो अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, एनएचआरसी नहीं, हाँ एनएचआरसी, आई रिमेंबर। सो उन सब के भी जो क्या बोलते हैं हेड को बनाया जाता है, वो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट आपके कमीशंस को बनाते हैं, किसके? इसके लिए एससी एसटी ओबीसी। हम लोगों ने देखा था कि आपका 338 के अंदर आपका एससी है, 338 के अंदर आपके एसटीज हैं, और 338 के अंदर आपके ओबीसीज हैं। ठीक है, ये ऐसे हम लोगों ने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से। ओके, जितने भी आपके विदेशी एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स वगैरह किसी और देश से वगैरह आते हैं, तो उनको सबसे पहले यहाँ पे मतलब बुलाने का, यहाँ पे रखने का, यहाँ पे अपॉइंटमेंट देने का, यहाँ पे उनको सुविधा अलॉट कराने का काम कौन करता है? या फिर अपॉइंटमेंट का जो मतलब क्या कह सकते हैं कि सैंक्शन करने की जो अथॉरिटी होती है वो आपके प्रेसिडेंट जी होते हैं। क्या होता है कि वहाँ से हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो उनको सैंक्शन करेगा कि ही और शी इज़ द एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर हमारी तरफ से। तो यहाँ पे कौन रिसीव करेगा? आपके प्रेसिडेंट जी उसको रिसीव करते हैं। ओके, ये आपके कमांडर इन चीफ ऑफ द चीफ आर्म फोर्सेस हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया सुप्रीम कमांड वाला, वही वाला सेम टू सेम। ये पार्डन कर सकते हैं किसी भी किसी भी केस में, अगर किसी को वर्डिक दिया गया है, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट वगैरह काफ़ी बड़ी वगैरह दे दी गई है, कैपिटल पनिशमेंट वगैरह भी दिया गया है, तो इन केस वो पार्डन वगैरह करने का भी ताकत रखता है। आगे हम लोग पार्डनिंग पावर वगैरह सब देखने वाला है। ओके, नेक्स्ट, किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ मुझे ज़रूरी है ये सब चीज़ों के बारे में जानना, तो वो भारत के किसी भी मिनिस्टर को, भारत के किसी भी इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर वगैरह किसी को भी उठा के बुला सकते हैं, और उनसे डिसीजन, उनसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ही मोस्टली बुलाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो डेटा वो मांग रहे हैं वो उन तक पहुंचाई जाए। ओके, किसी भी भारत के एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करने की इनके पास पावर होती है। हालांकि इसको फिर पार्लियामेंट्री सैंक्शन भी ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के पास ये अल्टीमेट पावर है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं। ओके, और उससे रिलेटेड जो आपके रीजनल क्या बोलते हैं ग्रुपिंग्स वगैरह बनाना या रीजनल काउंसिल्स वगैरह बनाना, वो भी पावर इन्हीं के पास है। ओके, नेक्स्ट, ये यूटीज़ को डायरेक्टली यही एडमिनिस्टर करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अधीन आता है यूटीज़। तो यूटीज़ यूनियन गवर्नमेंट का हेड कौन है? आपके प्रेसिडेंट जी है। ओके, नेक्स्ट, ये इंटर स्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 के अंदर मेंशन किया गया, उसको भी अपॉइंट करने का जिम्मेदारी इन्हीं का है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका भी अपॉइंटमेंट का जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ओके, नेक्स्ट, आपके भारत के अंदर जो भी यूनियन गवर्नमेंट का बिजनेस जिस तरीके से चलना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे बुक कीपिंग वगैरह कैसे कैसे किया जाएगा, वो सब कुछ डिसाइड करने का अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। हालांकि लिखा भले इतना सारा चीज़ है, अल्टीमेटली जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होता है वही सारा का सारा काम करते हैं, एंड ही इज जस्ट अ साइनिंग अथॉरिटी। ओके, तो मैंने आपको कई बार बताया। लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात करें या लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर सकें, तो ये आपके पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है। मैंने आपको बताया पार्लियामेंट के अंदर तीन चीज़ें होती है, तीन लिम्स हैं आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा आपके लेजिस्लेटिव बॉडी के या फिर आपके इंडियन पार्लियामेंट के तीन सिस्टम्स हैं। ओके, दो पार्लियामेंट में वो बैठते नहीं है, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, लेकिन ही एड्रेसेस पार्लियामेंट। ओके, आपके साल के पहले इसमें जब आपका बजट अभी कल आएगा, आज कल आएगा, ठीक है, तो आप लोग उस दिन आप लोग देखिएगा, हाँ हाँ 1 तारीख को आएगा, मतलब आज के दिन आएगा। ठीक है, आज सुबह सुबह ही तो आना स्टार्ट हो गया था। ओके, हाँ हाँ, आज सुबह ही आना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो ये आपका जो क्या बोलते हैं बजट का जो काम होगा, इस दिन भी ये उससे इस सेशन से पहले, मतलब कल उन्होंने अपना भाषण दिया था, प्रेसिडेंट की स्पीच जो थी वो भाषण देते हैं। ओके, नेक्स्ट
ये किसी भी सेशन को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, या फिर उसको एंड भी कर सकते हैं। डिसॉल्व करना चाहें तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये पार्लियामेंट को एड्रेस करने के लिए आते हैं फर्स्ट सेशन, जैसे मैंने बताया। और आपके फर्स्ट जनरल इलेक्शन के जो फर्स्ट सेशन होता है उसके फर्स्ट सिटिंग जिसको कहता है उस दिन भी ये आते हैं हर साल के पहले सेशन में, और आपके फर्स्ट सिटिंग ऑफ द जनरल इलेक्शन के बाद, ठीक है, उस दिन भी ये एड्रेस करते हैं। ओके, ये जॉइंट सिटिंग को भी समन कर सकते हैं। जॉइंट सिटिंग, सॉरी, कुछ कुछ विवादित मुद्दे पे आपके जॉइंट सेटिंग बुलाई जाती है तो उसको भी समन करने का अधिकार आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ओके, बाकी जितने भी आपकी बॉडीज अगर रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं, जैसे यूपीएससी, कैग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, सीवीसी, आपके सीबीआई वगैरह, जितने भी बॉडी से अगर वो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं तो वो रिपोर्ट्स वगैरह पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट के सामने रखने का काम भी प्रेसिडेंट ही करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर एमपीज का कोई डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी केस आता है, ठीक है, अगर कोई भी केस आता है एंटी डिफेक्शन के केस को छोड़ के, उसमें मैंने बताया था कि उसके अंदर आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो जाते हैं, डिसाइडिंग अथॉरिटी। लेकिन उसके अलावा कोई भी एमपी से रिलेटेड अगर केस आता है कि हाँ ये एमपी ने धांधली वगैरह करके इस पद पे अगर आके बैठ गए हैं, तो इन दैट केस आपके प्रेसिडेंट इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी अलॉन्ग विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ बैठ के वो डिसाइड करते हैं कि भाई कौन क्या बोलते हैं ये सही हो रहा है, मतलब ये एक्चुअली में इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए कि नहीं डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। वो डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ओके, नेक्स्ट, आपके यूटीज के पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके क्या बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होंगे वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट तो 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं और दोनों मेंबर्स को, एंग्लो इंडियन को, लोकसभा में। हालांकि ये क्लॉज अब हट चुका है। ओके, नेक्स्ट, बोलते बोलते दम आने लगा। ओके, ये आपके प्रेसिडेंट प्रीवियस रिकमेंडेशन और प्रीवियस कुछ कुछ केसेस में आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कुछ कुछ केसेस के अंदर आपको प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए। बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होता है। जैसे मनी बिल जो होता है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्या बोलते हैं साइनिंग करवानी पड़ती है। ओके, इसके अलावा स्टेट के बाउंड्रीज वगैरह चेंज करना या फिर नए कोई स्टेट्स को बनाना, इन दैट केस आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं पहले ही कंसल्ट किया था। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास फाइनल बिल के ऊपर असेंट करना, उसको विथहोल्ड करना या फिर अपने जेब में रखना या फिर उसको रिटर्न करने के भी अधिकार है। ये हम लोग आगे देखने वाले वीडियोस को हम लोग आगे देखने वाले। ओके, तो ये सारे के सारे काम भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये आपके गवर्नर के द्वारा जो क्या बोलते हैं कुछ रिजर्व बिल्स होंगे, जो स्टेट के जो बिल्स होंगे, उसको भी देखने का काम कौन करता है? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अगर गवर्नर को लगता है कि हाँ कोई कोई ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा समझ में आएगा, उनको उनके लिए ये बिल को भेजा जाना चाहिए, तो वो गवर्नर क्या करेंगे, उसको रिजर्व कर देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इस केस में वीटो पावर्स एक्सेप्शनल लेवल के हैं। ठीक है, मतलब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और सारे के सारे बिल को नलीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, लास्टली, ये आपके ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं आर्टिकल 123 के अधीन, जिसका जो मैक्सिमम कार्यकाल होता है अगर उसको मतलब सैंक्शन नहीं मिलता है तो वो 6 महीने 6 वीक तक का रहता है। ओके, नेक्स्ट, फाइनेंशियल पावर्स कुछ कुछ है। तो मनी बिल मैंने बताया कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपके प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। ओके, इसके अलावा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट कहा जाता है, ठीक है, आज ही ले डाउन किया गया है। सो ये भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही साइनिंग के हिसाब से ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अगर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसे वैसे निकालने की ज़रूरत पड़ गई, कोई अचानक से कोई खर्चा वगैरह आ गया, तो निकालने की जो जरूरत पड़ेगी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से काम चल जाता है। ओके, नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को बनाने का जो काम है वो भी आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये सिंस इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जितना भी आपका अपॉइंटमेंट वगैरह होगा वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कोई भी ग्रांट अगर भारत के अंदर मतलब भारत के यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए तो फिर इनके रिकमेंडेशन के बगैर वो नहीं हो सकता। ओके, रिकमेंडेशन इनका बहुत ही ज़्यादा कंपल्शन है। ओके, जुडिशियल पावर्स भी इनके पास है, तो ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल पद का जो अपॉइंटमेंट होता है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट, 143 आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी बात
पे, किसी भी टॉपिक के ऊपर वो सलाह मशवरा कर सकते हैं। ओके, और ये जो एडवाइस, अगर सलाह मशवरा करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी मतलब रिस्पॉन्स आता है, तो इवन दैट इज नॉट बाइंडिंग ओवर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो उससे इतर भी जाकर कोई और भी डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। जैसा कि अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि हाँ ऐसा आपको करना चाहिए, तो वो चाहे तो नहीं भी करे वो चीज़ को। ओके, नेक्स्ट 72 आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया कि वो पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन जैसे काम वो कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा पार्डनिंग पावर, तो उसमें हम लोग डिटेल में देख लेंगे। ओके, इसके अलावा ये कोर्ट मार्शल से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस वगैरह हो तो उसको भी चाहे तो वो क्या बोल सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, पूरी तरीके से कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई भी केस, क्रिमिनल केस वगैरह किया गया है, या किसी भी तरीके से किसी को वर्डिक दिया गया है, कोई केस मतलब किसी तरीके का पनिशमेंट उसको मेंशन कर दिया गया, कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकता है, तो इवन इन दैट केस वो पार्डनिंग पावर रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया, मतलब डेथ सेंटेंस भी दे दिया गया, तो भी चाहे तो वो पार्डन कर सकता है, पूरी तरीके से उसकी आज़ादी उसको दे सकते हैं। जो भी पर्सन है उसको आज़ादी दे सकते हैं, उसको छूट दे सकते हैं कि हाँ भाई जाओ ऐश करो। ओके, नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक पावर्स, तो मैंने बताया कि भाई जितने भी आपके हाई कमिश्नर्स वगैरह आते हैं वो भारत के अंदर इन्हीं के द्वारा सैंक्शन होने के बाद ही वो यहाँ पे आते हैं। ओके, इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट जितने भी साइन किए जाते हैं वो इन्हीं के नाम से किए जाते हैं, भारत का नाम नहीं आता, ये नाम आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आता है। ओके, नेक्स्ट, उसका लेकिन अप्रूवल चाहिए होता है आपके पार्लियामेंट को। ओके, नेक्स्ट, मिलिट्री पावर्स की बात करें तो सुप्रीम कमांडर है, ये किसी भी क्या बोलते हैं देश के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर जो पीस साइनिंग की जाती है वो भी आपके क्या बोलते हैं इन्हीं के नाम से की जाती है, जिसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। ये आपके चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह को अपॉइंट करने का जो भी फाइनल अथॉरिटी होता है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। ओके, इमरजेंसी पावर्स भी कुछ कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आपके मैंने बताया था तीनों इमरजेंसी की बात की जाए तो नेशनल इमरजेंसी आपके प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं। आपका स्टेट इमरजेंसी, ये भी आपके प्रेसिडेंट रूल इसको इसीलिए कहा था क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो क्या बोलते हैं डिसाइडिंग अथॉरिटी वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। ओके, सो ये भी हो गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो भी मैंने बताया था कि आपके दोनों भी पार्लियामेंट के दोनों सदन के द्वारा जब साइन करने के बाद जो अल्टीमेटली आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, तो वो ही इसको प्रोक्लेम करेंगे, तभी जाके फाइनल माना जाएगा कि हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी। तो इन तरीके से देखा जाए तो तीनों की तीनों इमरजेंसी इन्हीं के थ्रू डिक्लेयर की जाती है, इन्हीं के थ्रू मेंशन की जाती है, तभी जाके उस इमरजेंसी को हम लोग लागू मानते हैं। ओके, कुछ स्लाइड्स और ज़्यादा हैं, दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा स्पीड जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह, पार्डनिंग पावर तो मैं आगे अच्छी तरह डिटेल में बताने वाला हूँ। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूँ। अगर आप लोग को लग रहा है कि काफ़ी स्पीड हो रहा है तो प्लीज़ स्पीड थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 50 मिनट के होने को आ रहा है वीडियो। सो आई थिंक कि थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप लोग को भी समय बर्बाद होगा बेवजह। सो बेटर होगा कि आप लोग थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिए, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो। नहीं तो फिर अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द स्पीड देन प्लीज़ गो अहेड। ओके, नेक्स्ट, वीटो पावर, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ वीटो पावर्स है। ठीक है, वीटो पावर्स ऐसा पावर होता है कि भाई कोई काम अगर लोकसभा राज्यसभा ने कोई बिल पास कर दिया, तो उसको एंड समय पे अगर उसको रोकने का नौबत आ गया, तो इन दैट केस अगर रोकने का जो पावर है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, तो ये इसको कहा था वीटो पावर। ओके, सो भारत के प्रेसिडेंट के पास जो वीटो है वो आपके ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो भारत के प्रेसिडेंट के पास एक वीटो नहीं है जिसका नाम है क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, क्वालिफाइड वीटो जो है वो आपके नहीं है भारत के पास, ये आपके यूएसए के प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को सस्पेंसिव वीटो में बताऊंगा क्या होता है ये। फर्स्ट एब्सोल्यूट वीटो होता है। एब्सोल्यूट वीटो कौन सा वीटो है, जब आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, अपने असेंट को विथहोल्ड कर लेंगे। ठीक है, विथहोल्ड कर लेंगे, मैं नहीं, मुझे इसको साइन करना ही नहीं है, मैं इसको साइन नहीं करने वाला। ओके, ये जो बिल है इसको मैं साइन नहीं करूंगा, भले पार्लियामेंट में कितने भी मेजोरिटी से इसको पास किया गया, बट आई विल नॉट साइन इट। तो इस तरीके से वो एक्ट बनेगा ही नहीं बनेगा। ओके, सो ये आपका एब्सोल्यूट वीटो इसको कहा था। ओके, नेक्स्ट है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बार उस बिल को रिटर्न कर देंगे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आप इसको वापस से देखो, अच्छी तरीके से रिकंसिडर करके अच्छी तरीके से वापस से पास कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट टाइम जब वो बिल पास हो के आएगा, वेदर इट हैज़ बीन अमेंडेड, या तो उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया या तो नहीं किया गया, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू, ओके याद रखिएगा, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव द एसेंट। इस केस में वो वापस से विथहोल्ड नहीं कर सकते या कुछ और मतलब तिकड़मबाजी नहीं लगा सकते कि हाँ मैं वॉशरूम होके आता हूँ वहीं से निकल गया, ऐसे नहीं करते। इसके बजाय वो क्या करेंगे, वो वही मतलब उसको बाध्यकारी हो जाएगा कि उनको साइन करना ही पड़ेगा। ओके, सो ये आपका होता है सस्पेंसिव वीटो।
इसके जगह पे अगर मतलब इसमें ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि किसी भी तरीके से मतलब सिंपल, जैसे आपके फर्स्ट केस में अगर सपोज कीजिए कि एकदम स्पेशल मेजॉरिटी से भेजा गया, ओके, एकदम भयंकर मेजॉरिटी से भेजा गया, सेकंड रिकंसिडरेशन के लिए जब भेजा गया तो वो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास किया गया, तो इवन इन दैट केस ऑल्सो भी ये प्रेसिडेंट को बाउंडेशन हो जाएगा कि हाँ इनको ये साइन करना है, यूज करना है, ओके। लेकिन ये ऐसा आपके यूएसए के केस में नहीं, यूएसए के केस में क्वालिफाइड वीटो आता है, सस्पेंसिव वीटो वो नहीं आता। वहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट केस में सपोज कीजिए कि वन थर्ड में टू थर्ड में एक तो मेरी मैथ्स भी इतनी अच्छी है ना, कि सपोज कीजिए कि 1/2, ठीक है, 1/2 से फर्स्ट टाइम में मेजोरिटी से भेजा गया, ठीक है, 1/2 मेजोरिटी से भेजा गया फर्स्ट टाइम में, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने उनको वापस भेज दिया कि रिकंसिडर करके वापस से इसको मतलब शैम्पू पाउडर वगैरह लगा के वापस से भेजो। तो इन्होंने वापस से इसको भेजा, तो नेक्स्ट टाइम अगर इस मेजोरिटी से कम या इस मेजोरिटी से ही भेजा तो फिर वो उसको मतलब चाहे तो नकार सकते हैं, ओके, उसको चाहे तो वो हटा सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। जबकि इसके बजाय अगर इन्होंने टू थर्ड मेजोरिटी से भेजा, याद रखिएगा 1/2 के बजाय टू थर्ड मेजोरिटी से भेजा, यहाँ पे 50% हो गया, यहाँ पे 66% हो गया, ओके। तो 66% के हिसाब से अगर भेजा इन्होंने तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज बाउंड टू गिव द एसेंट, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे क्वालिफाइड वीटो है, यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो, ओके। याद रखिएगा, छोटे छोटे डिफरेंसेस है, याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि यूपीएससी ऐसे डिफरेंसेस वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, खासतौर पर पॉलिटी में तो इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है, ओके। नेक्स्ट, ये सस्पेंसिव वीटो जो है वो आपके मनी बिल के ऊपर लागू नहीं होता, क्यों? क्योंकि मनी बिल मैंने बताया कि इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए होता है, ओके। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जब प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया कि हाँ भाई इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट इसको वापस से आगे चल के पता ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं उस दिन नींद में था, मैंने उसके ऊपर साइन कर दिया, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब नहीं, अब उनको वो साइन करना ही पड़ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, पॉकेट वीटो, ठीक है, ये पॉकेट वीटो एक अलग ही केस है, इसमें आपका विथहोल्ड नहीं करते एसेंट को, ठीक है, जस्ट क्या बोलते हैं मतलब एब्सोल्यूट वीटो में क्या था, वो बोल दे रहे थे कि हाँ मैं इसमें अपना एसेंट विथहोल्ड करता हूँ, मैं एब्सोल्यूट वीटो का उपयोग करता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉकेट वीटो, इसमें प्रेसिडेंट बोलेंगे कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है तुमने, मैं उसको पढ़ूंगा, समझूंगा, देखूंगा, समझाऊंगा, तब उसके बाद मैं इसके ऊपर काम करूंगा, ओके। सो नाइदर रेटिफिकेशन हो रहा है नॉर रिजेक्शन हो रहा है, दोनों याद रखिएगा, नॉर रिजेक्शन हो रहा है ना ही रेटिफिकेशन है, और इसके अलावा एक और चीज, रिटर्न भी नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉर रेटिफिकेशन नॉर रिजेक्शन नॉर रिटर्निंग, ठीक है, ऐसे आप समझ कर रखिए कि ना ही उन्होंने रेटिफिकेशन किया, हाँ हाँ एकदम सही है चलो मैं साइन करता हूँ, ना ही उन्होंने रिजेक्ट किया है कि नहीं नहीं मुझे इसको साइन ही नहीं करना है, ठीक है। थर्ड, ना ही उन्होंने रिटर्न किया, तीनों भी चीज़ इन्होंने नहीं की है, तो इन दैट केस इट इज सेड इन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया, मतलब उन्होंने क्या किया, उस बिल को अपने पॉकेट के अंदर, अपने जेब के अंदर रख लिया कि नहीं भाई मैं अपने जेब में रखता हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको पढ़ूंगा और मुझे जब अच्छा लगेगा तब मैं इसको साइन करूंगा या फिर रिजेक्ट करूंगा या फिर इसको रिटर्न कर दूंगा, ओके। सो दिस इज द केस, आप इसके अंदर पॉकेट वीटो इसको कहा जाता है, ओके। हालांकि हमारे यहाँ पे जो पॉकेट वीटो है उसके अंदर कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कितने समय के अंदर उनको वापस से रिटर्न करना होगा, ऐसा कुछ भी टाइम फ्रेम वगैरह नहीं दिया गया है, या फिर ऐसा भी नहीं उसके अंदर मेंशन किया कि कितने समय तक वो पॉकेट में रख सकते हैं, उसके बाद उनको या फिर रेटिफिकेशन करना पड़ेगा या तो रिटर्न करना पड़ेगा या फिर उनको रिजेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। लेकिन यूएसए में मेंशन किया गया कि आपको कुछ मेरे ख्याल से 14 दिन 15 दिन है, जो भी दिन है उतने दिन के अंदर उसको वापस रिटर्न करना होता है अगर वो नहीं करते, ओके। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 123 के अंदर मेंशन किया गया, इट इज़ अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इसके लिए है क्योंकि इसके इस तरीके से मतलब एक जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था, इट हैज़ एक्चुअली में कहा जाए तो इसको पार्लियामेंट के जितना एक लॉ पास करता है उतना ज़्यादा पावर्स है। देर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑल्सो, जैसे कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो एक्सेप्शंस है वो इसके ऊपर लागू होते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन इसके सिवाय बाकी सारे के सारे केसेस में ऑर्डिनेंस अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास करते हैं तो इट हैज इक्वल वेटेज, इतना ही वेटेज होता है जितना कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए किसी भी लॉ के द्वारा होता है, ओके। सो आपके आर्टिकल 123 के अंदर मेंशन किया गया कि प्रेसिडेंट चाहे तो प्रोमलगेट कर सकते कोई भी ऑर्डिनेंसेस अगर पार्लियामेंट का रेसेस चल रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट का रेसेस चल रहा है मतलब छुट्टी चल रही है, ठीक है। ऐसा ऐसे भी हो सकता है कि एक ही सदन का रेसेस चल रहा है तो भी ऐसा कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, इसका सेम फोर्स है, सेम इफेक्ट है जितना कि एक पार्लियामेंट के एक्ट की तरह होता है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इसका जो नेचर है वो टेम्पररी है। तो ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो ऑर्डिनेंस का पावर, ऑर्डिनेंस का जो पावर है या ऑर्डिनेंस का अगर कंपैरिजन किया जाए आपके लॉ के हिसाब से या एक्ट के हिसाब से, सो दोनों एकदम सेम टू सेम है एक्सेप्ट फॉर द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ही बस एक कमी है जो कि इसको दोनों को
डिफ्रेंशिएट करता है। एक्ट सदा सदा के लिए हो जाता है, लेकिन इसका मैक्सिमम एज जो होता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। 6 महीने के लिए इसे वैलिड होता है। उसके बाद फिर इसको क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, सिग्नेचर वगैरह मतलब लोकसभा राज्यसभा के पास देना पड़ता है, और लोकसभा राज्यसभा उसके ऊपर साइनिंग करके तब उसको पास करती है। अगर उसको रिजेक्ट कर देती है तो वो पहले रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस पावर जो है वो किस लिए डाला गया था, सो दैट आपके अनफोर्सीन अर्जेंट कोई कंडीशंस वगैरह अगर पैदा हो जाते हैं तो इन दैट केस ऑर्डिनेंस से काम चला जाए। उस समय पार्लियामेंट को वापस से सदन में बुलाने से अच्छा है कि तुरंत ऑर्डिनेंस पास करो, काम करो। ओके, सो ये सब तो खैर फैक्चुअल डिटेल्स है, कोई इतना खास नहीं है। आपके क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं, आपके जो दो बड़े नेहरू एंड अंबेडकर जी थे, उन्होंने इसके खिलाफ कहा था कि इन्होंने कहा था कि ये एक नेसेसरी इविल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ये एक पावर दे रहा है ना, आपके एक पद के ऊपर काफ़ी सारे पावर दे रहा है। दैट इज वाई इसको नेसेसरी इविल कहा गया था, और ऐसा कहा गया था कि इट शुड बी यूज्ड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस। ओके, नेक्स्ट, बाकी ये सब चीज़ें कोई इतना खास नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन वगैरह है, ऐसा वैसा कोई नहीं। नेक्स्ट, आपका जो ये पावर है ये किसी भी तरीके से लेजिस्लेशन को मतलब पैरेलल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसके थ्रू आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी प्रोविजन है, छोटे समय के लिए रहेगा, उसके बाद ये अस्तित्व में से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके थ्रू ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ही कर देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते, इसी इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। ओके, एंड हाँ, इसको कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही किया जाना चाहिए, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनके एडवाइस पे किया जाता है। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नहीं कर सकते। इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता कि मतलब पता चला कि हाँ आज के हिसाब से हमको लग रहा है कि हाँ उस समय ऐसा ऐसा कर दिया होता तो कर देते, तो पता चला कि हाँ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के यूज़ करके उन्होंने पिछले दिनों में कुछ डाल दिया कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा उस समय किया होता, तो ये आपके ऊपर चार्जेस लगते। फॉर एग्जांपल, आज सपोज कीजिए 1 फरवरी को कोई मतलब एक एक्ट हुआ था 1 जनवरी को, ठीक है, कोई एक्ट हुआ था, क्रिमिनल केस हुआ था जो कि 1 जनवरी को हुआ था। उस दिन जो लॉ था उसके हिसाब से इस व्यक्ति को, जो भी क्रिमिनल व्यक्ति था, उसको पनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉ में कुछ लूप होल्स थे। 1 फरवरी को उस लॉ को ठीक कर दिया था, तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप पुराने डेट में इसको कहते हो कि हाँ ये 1 जनवरी से लागू होगा, इसको पहले पकड़ो जेल में डालो, इसको पहले मुंडी काटो, ऐसा नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसमें नहीं आ सकता। ओके, नेक्स्ट, ये किसी भी एक्ट और इसके अंदर क्या बोलते हैं अमेंडमेंट वगैरह कर सकता है, लेकिन ये भी टेम्पररी प्रोविजन होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को उसको सैंक्शन करना पड़ेगा, तभी ये होगा। ओके, नेक्स्ट, ये कभी भी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट, थकावट हो गई यार, ऐसा लगा जैसे सांस फूल रहा है। थोड़ा सा रेस्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स कौन कौन से दिए गए हैं आपके प्रेसिडेंट को इस ऑर्डिनेंस पावर से रिलेटेड। सो ये है कि आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों भी सदन में नहीं है, या फिर कोई एक सदन में नहीं है, तभी इसको ऑर्डिनेंस को पास किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ताकत देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ताकत है ना। एक तरीके से आप पूरा का पूरा लॉ को चेंज कर सकता है सिर्फ ऑर्डिनेंस के बेसिस पे कि हाँ भाई ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ठोकते चले जा रहे हो, और कोई कुछ रोक ही नहीं पा रहा आपको। ओके, एक्सेप्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप बाकी तो सभी कुछ कर सकते हो ना, कुछ ही समय के लिए भले कर सकते हो, लेकिन कर तो सकते हैं, काफ़ी बड़ा डैमेज आप पैदा कर सकते हो 6 महीने के अंदर, तो बहुत कुछ उल्टा सीधा कर सकते हो। ओके, लेकिन उसके खिलाफ हम लोग को मिला है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ठीक है। तो दोनों सदन या फिर कोई एक सदन अगर सेशन में नहीं है तो ही आप इसको प्रमलगेट कर सकते हो। अगर क्या बोलते हैं इसके अलावा दोनों भी अगर सदन में है तो ऐसा नहीं कि हाँ पार्लियामेंट चल दिया आप बगल में से क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस होके जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, उसी सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके ऑर्डिनेंस को पास किया जा सकता है या प्रमलगेट किया जा सकता है जिस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। मतलब स्टेट लिस्ट की बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाए, स्टेट सॉरी यूनियन लिस्ट की बात की जाए और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाए, स्टेट लिस्ट पे लॉ नहीं ऑर्डिनेंसेस नहीं बना सकते। ओके, वो सभी लिमिटेशंस आपके ऑर्डिनेंस के ऊपर लागू होंगे जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के ऊपर लागू होते हैं। ओके, जैसे ही सदन में आती है मतलब आपका जैसे हाउसेस बैठ जाती हैं, आपके पार्लियामेंट में बैठक स्टार्ट होती है, उस समय आपके इस ऑर्डिनेंस को उनके सामने रखना पड़ेगा, और उसके 6 वीक के अंदर, दी असेंबली के 6 वीक के अंदर, याद रखिएगा,
ये री असेंबली के 6 वीक के अंदर इसको पास हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर ये तुरंत ही इसको खत्म माना जाएगा, ये ऑर्डिनेंस तुरंत लैप्स कर जाएगा। ओके, सो मैक्सिमम एज ऑफ द ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ्स 6 वीक्स। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट, इसके अलावा जब प्रेसिडेंट इसको ले डाउन करेंगे ऑर्डिनेंस को कि हाँ क्या हम लोग ने ऑर्डिनेंस को पास किया था, इसको आप आगे बढ़ाइए, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने ऑर्डिनेंस का रूट यूज क्यों किया, आपको ऐसी क्या नेसेसिटी पड़ गई, अचानक से इतना ज़रूरत पड़ गया कि आपको इमीडिएट लेजिस्लेशन कराना पड़ा बाय द रूट ऑफ ऑर्डिनेंसेस। आप कुछ और तरीका भी तो उपयोग में ला सकते थे या वेट कर सकते थे आपके सदन को बैठने के। अगर आपने उससे जल्दी कर दिया तो आपको वो सर्कमस्टांसेस बताने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कहा था कि भाई ये जो आपका इमीडिएट एक्शन का जो काम है, मतलब आपका जो क्या कह सकते हैं कि आपका सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो आपके इमीडिएट एक्शन के लिए रिक्वायर है कि नहीं, इसके लिए क्या बोलते हैं क्वेश्चन किया जा सकता है। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके जैसे सपोज करिए कि आपके ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर दिया गया है, सो इन दैट केस आपके इसके ऊपर अगर कोई केस वगैरह किया जाता है, सीजे मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस जाता है, तो इमीडिएट एक्शन क्यों लिया गया उसका अगर ये मतलब ऐसा कह दिया कि हाँ प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा था, मतलब प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन अगर रीजन दिया गया कि रीजन में क्या दिया गया कि प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये इमीडिएट एक्शन के लिए वैलिड है, तो इसको कभी माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का इमीडिएट मतलब प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन जो है वो उनके विवेक के ऊपर की बात नहीं हो रही है, ये एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी की बात हो रही है। ग्राउंड में कुछ होना चाहिए, उसके बेसिस पे ऑर्डिनेंसेस पास होने चाहिए, ना कि प्रेसिडेंट जी आज सो के उठे उनको लगा आज कुछ तूफानी करते हैं, उन्होंने आज कुछ तूफानी करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा वो मतलब इमीडिएट ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हालांकि इसको डिलीट कर दिया गया था तो इतना कुछ खास नहीं है। इसमें ये कहा गया था, ये आपको समझ ही सकते हैं किसने इसको पास कराया था, तो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो फाइनल था, तो इसी को रिमूव कर दिया गया आपके 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस जो है ये आपका ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पूरी तरीके से को एक्सटेंसिव है, को एक्सटेंसिव इन ऑल द मैटर्स, हर एक मैटर्स में, एक्सेप्ट फॉर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के सिवाय बाकी सारे मैटर्स में ये पार्लियामेंट के क्या बोलते हैं एक्ट के ताकत के बराबर ही है, एक्सेप्ट फॉर द ड्यूरेशन। ओके, नेक्स्ट, आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे नहीं किया जा सकता या किसी भी तरीके से ऑल्टर नहीं किया जा सकता इस ऑर्डिनेंस के रूट के थ्रू। ऐसा नहीं किया जा सकता कि हाँ ऑर्डिनेंस के थ्रू किसी का क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स का हनन कर दिया गया या फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से टेक अवे कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, लास्ट 2 स्लाइड्स बस थोड़ा सा बेयर करिएगा, लास्ट 2 स्लाइड्स हैं। मोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट का पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड आई थैंक गॉड कि मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया था। आई वॉज रियली थिंकिंग कि इसको 2 पार्ट्स में कर दूं, बट इट वॉज नॉट द केस। मैं चाह रहा था कि इसको एक ही वीडियो में रखूं सो दैट आप लोग एक बार जब बैठो तो एक फ्लो में सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो जाए, फिर पार्ट्स पार्ट्स एक एक दिन में जब लैप्स होता है तो कोई मतलब भूल जाते हैं आधे लोगों के। सो पार्डनिंग पावर आपके 72 के अंदर मेंशन किया गया कि आपके प्रेसिडेंट जो है वो आपके हर एक केस को पार्डन कर सकते हैं, रिस्पाइट वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। आगे मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे जो लास्ट आपका पार्डनिंग पावर का ही एलाबरेशन किया गया। सो यही सेम टू सेम वैसा का वैसा इन किन किन केसेस में वो आप पार्डन कर सकते हैं। अगर यूनियन लॉ के खिलाफ कोई भी ऑफेंस किया गया तो वो उसको पार्डन कर सकते हैं। अगर कोर्ट मार्शल मतलब आपके डिफेंस के मतलब मिलिट्री कोर्ट के थ्रू अगर आपका कोई भी केस वगैरह का वर्डिक्ट वगैरह आया, ऑफेंस आया, पनिशमेंट वगैरह सेंटेंस वगैरह दिया गया है, तो इवन इन दैट केस वो पार्डन कर सकते हैं। अगर फाइनल अथॉरिटी ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिसने भी कह दिया कि हाँ भाई आपके ऊपर डेथ का मतलब केस लग चुका है, आपका सेंटेंस जो है वो डेथ का दे दिया गया है, सो इवन इन दैट केस ऑल्सो आपके प्रेसिडेंट जी चाहे तो वो मौत के मुंह से उसको लेके आ सकता है। ये इतनी पावर है आपके प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट इज एक्सेप्शनली पावरफुल। ओके, नेक्स्ट, इस पार्डनिंग पावर को प्रेसिडेंट का मतलब ये ऐसा नहीं कि जुडिशरी से किसी भी तरीके से इंटीग्रेटेड है या जुडिशरी के अंदर ही वो आता है, ऐसा कुछ नहीं। प्रेसिडेंट का ये इंडिपेंडेंट पावर है, जुडिशियल पावर है, ठीक है, ये अलग से इनको मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा ये इनका एग्जीक्यूटिव पावर है, ना कि कोई जुडिशियल पावर है। समझ में आ रहा है? ये इनका पार्ट ऑफ द जॉब है, ये ना कि इनका जुडिशियल एक्ट है। ठीक है, इसके अलावा ये कभी भी कोर्ट ऑफ अपील की तरह नहीं बैठेंगे कि हाँ पूरा दरबार सजा दिया ऊपर बैठ गया, ऐसा नहीं होता। इनके पास कोई आके मतलब वो
जो जो भी जिसको भी वर्डिक्ट दिया गया है, जिसको भी सेंटेंस दिया गया है, सपोज कीजिए किसी को डेथ दे दिया गया कि हाँ आपकी मृत्यु निश्चित है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो अपना फाइल लेके आपके प्रेसिडेंट जी के पास आएगा, प्रेसिडेंट जी वहाँ पे फाइल को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील की तरह बैठेंगे और वहाँ पे उसकी सुनवाई करके तब, ऐसा कुछ नहीं, ये चुपचाप अपने प्रेसिडेंट जी जो होंगे नाश्ते के टेबल पे बैठे होंगे और फिर उनके पास फाइल आएगा, वो फाइल को पढ़ेंगे और उसको हाँ ना कैंसिल वो अपने हिसाब से करेंगे। ओके, सॉरी। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके पार्डनिंग पावर को देने का, प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कीप द डोर ओपन। किस चीज के लिए? कि भाई अगर जुडिशियल एरर कुछ हुआ, क्योंकि जुडिशरी हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जुडिशियल जो वर्डिक्स होते हैं वो कभी भी एक लेजिस्लेटिव बाउंड होते हैं, ठीक है। उनका कुछ ना कुछ एक्ट या लेजिस्लेशन के अंदर जो मेंशन क्लॉजेस होते हैं उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी जाके वो माने जाते हैं। लेकिन ऐसा हर केस में तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर केस में ये ऑपरेशन पूरी तरीके से लॉ का ही रूट एकदम पक्का लेता। ऐसा लॉ में लूप होल्स नहीं हो सकते क्या? लॉ में भी तो लूप होल्स हो सकते हैं। सो लूप होल के वजह से अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो गया है तो प्रेसिडेंट जी एज मतलब प्रेसिडेंट कभी भी इस बेसिस पे नहीं काम करता कि लॉ में क्या करा है, वो नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं। वो इस बेसिस पे काम करते हैं कि भाई ये एक्चुअली में लॉ के इतर जाके देखते हैं कि भाई ये एक्चुअली में इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये जो केस है, इस केस के अंदर सपोज कीजिए कि कोई ऐसा केस आ गया, एक मुझे केस का एग्जांपल वगैरह नहीं याद आ रहा, वैसे मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स याद रहते हैं लेकिन ऐसे समय पे ही काफ़ी देर से बब कर रहा हूँ तो भूल गया। सो सपोज कीजिए कि कोई ऐसा केस है जिसमें लॉ तुरंत तो कह रहा है कि हाँ इनको डेथ वर्डिक्ट दिया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब टाइम्स हैव चेंज या ऐसा कुछ चेंजेस वगैरह आ चुके हैं कि आप इसको डेथ वर्डिक्ट वगैरह देने के बजाय आप इसको कोई और वर्डिक्ट दे, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जुडिशरी ने देखा कि हाँ लॉ में कहा गया कि इसको डेथ सेंटेंस ही देना है, तो उन्होंने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया। तो प्रेसिडेंट के पास जब ये फाइल जाएगा तो वो देखेंगे कि भाई डेथ सेंटेंस लॉ कह रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा दिमाग क्या कह रहा है, मेरा लॉ क्या कह रहा है, मेरा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कह रहा है? मुझे क्या लगता है कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने से इसको अपने गुनाह का पश्चाताप हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा, ना कि डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। ओके, सो दिस कैन बी द केस। नेक्स्ट, इसके अलावा हम लोग जो अलग अलग टाइप के जो पार्डनिंग पावर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है पार्डन। फर्स्ट जो है ये पार्डन, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वाला है पार्डन। मतलब आप लोग को पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर दिया, आपने पूरी तरीके से उनको छोड़ दिया कि भाई आप ये आपने जो भी काम किया है, आपने किसी का खून भी किया है, 72 खूनों को करने के बाद आप मेरे सामने खड़े हो, कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप जाइए, आप ऐश कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी जिए। अब आपके हम पूरी तरीके से सारे सेंटेंसेस से, सारे पनिशमेंट से, सारे डिस्क्वालिफिकेशन से, सारे जितने भी आपके ऊपर क्या बोलते हैं केसेस वगैरह चल रहे हैं उस सब से आपको एब्जॉल्व करते हैं, आपको पूरी तरीके से रिहा करते हैं, बाइज्जत बरी करते हैं। ओके, तो दिस इज द पार्डन फोर मोस्ट एंड सबसे पावरफुल। ये आपके डेथ के केस में भी इनका क्या बोलते हैं पावर है। ओके, लेकिन ये पावर आपके गवर्नर नहीं कर सकते। ओके, ये याद रखिए, गवर्नर जी ये पावर का उपयोग नहीं कर सकते कि भाई पार्डन कर दे पूरी तरीके, डेथ सेंटेंस से पार्डन नहीं कर सकते। ओके, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन मतलब कम्यूट करना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना ना, समझ में आ रहा है? तो एक एक टाइप का जो आपको क्या बोलते हैं पनिशमेंट मिला है उसको दूसरे टाइप में चेंज करना है, लाइटर फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि आपका डेथ सेंटेंस था तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसे वाले में चेंज कर दिया, तो फॉर्म चेंज कर दिया, तो दैट इज नोन एज कम्यूटेशन। ओके, रिमिशन, रिमिशन ये क्या करता है, आपके क्वांटम ऑफ सेंटेंस को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है। जैसे कि आपका एक आपको दिया गया कि आपको 20 साल सशक्त कारावास, वो हिंदी में कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपको दिया जा रहा है, तो उसको कम्यूट कर देंगे, चलो 20 साल नहीं, चलो आप 15 साल कर लेना, ठीक है, आप चुपचाप रहो शांति से। सो दैट इज नॉट एज रिमिशन। ओके, नेक्स्ट है रेस्पाइट। रेस्पाइट ऐसा होता है कि भाई आपको जो पहले सेंटेंस दिया गया था, ठीक है, आपको कुछ ऐसा सेंटेंस, या सपोज कीजिए कि आपको ऐसा कुछ ऐसा सेंटेंस दिया गया था कि भाई आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ओके, आपने किसी का खून कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सपोज ये लड़की है, औरत है, ठीक है, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था और फिर बाद में इम्प्रिजनमेंट के बाद काफ़ी समय के बाद आप मतलब गर्भ धारण कर लेते हो, यू बिकम प्रेग्नेंट वगैरह। सो इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि भाई इनके जो मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो आपका चलने वाला था वो उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, कुछ किसी तरीके से उसको कम कर दिया जाएगा, एंड इट विल बी मतलब वो क्या कहा जाएगा कि हम लोग ने इसको रिस्पाइट दे दिया
गया है, मतलब कुछ तो फिजिकल चेंजेस होने की वजह से, फिजिकल डिसेबिलिटी, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ पैर टूट उट जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि आपने मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के दौरान आपको कुछ घाव वाव लग जाए, आप पूरी तरीके से बेड रिटर्न हो जाओ, तो इवन इन दैट केस आपको क्या बोलते हैं रिस्पाइट दिया जा सकता है, कुछ अलग तरीके से किया जाता है। आप मतलब आपकी बात नहीं करो, भगवान करे आपको कभी कुछ ना हो, लेकिन समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल में बार बार आप ही निकलता है मुझसे। ओके, नेक्स्ट रिप्राइव, ठीक है। ये क्या है, आपके जो मतलब आपका डेथ सेंटेंस, सपोज मोस्टली आपके डेथ सेंटेंस की बात की जा रही है कि भाई इन दैट केस क्या किया जाएगा कि आपको डेथ सेंटेंस दे, मतलब किसी को भी डेथ सेंटेंस दे दिया गया, जो क्रिमिनल था उसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया, तो उसको रिप्राइव दिया जाएगा। रिप्राइव किस लिए दिया जाएगा कि भाई थोड़े समय के लिए थोड़ा इसको छुट्टी दे दो, थोड़े मतलब छुट्टी मतलब जेल से छुट्टी मत दो, इसको थोड़े समय के लिए रोको। आज इसका अगर क्या बोलते हैं डेथ सेंटेंस है तो इसको 20 दिन के लिए टाल दिया जाता है कि भाई ये अपने क्या बोलते हैं अपने जो केस है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स वगैरह, अगर कुछ नया चीज वगैरह इसको पता चला है या पार्डन करने के लिए कुछ और भी ये मांग करना चाहता है, तो वो सब के लिए वो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट के पास गुहार लगा सके, तो इसको कहा जाता है रिप्राइव। ओके, लास्टली आर्टिकल 161 के गवर्नर के भी पार्डनिंग पावर वगैरह दिए गए, लेकिन मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का किसी भी तरीके से पावर नहीं है। बाकी सारी की सारी चीजें आपके कम्युटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव वगैरह करने के सारी पावर्स वगैरह गवर्नर के पास भी सेम टू सेम है, कॉपी कैट। ओके, सेम वैसा का वैसा दिया गया। थैंक गॉड इसी के साथ खत्म होता है आप लोग का प्रेसिडेंट का पूरा वीडियो। होप करता हूँ पूरा वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट वगैरह रहे होगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भरना स्टार्ट कीजिएगा, वो वैसे भी बहुत खाली चला जाता है। पता नहीं मैं ऐसा, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ जिसकी वजह से सब समझ में आता है, या तो फिर मैं बहुत ही घटिया पढ़ाता हूँ जिसकी वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आता। इट इज़ जस्ट अ जोक। आप लोग प्लीज़ जो भी आप लोग को समझ में आया वो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कीप वॉचिंग, कीप डूइंग योर जितने भी प्लेलिस्ट है वो सारे के सारे कंप्लीट करते रहिएगा। एग्जाम से पहले हमारा सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, सो दैट वी शुड बी रेडी फॉर द एग्जाम जस्ट 2-3 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, ठीक है। एग्जाम से पहले आपका स्टैटिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड करंट अफेयर्स तो रोज चल ही रहा है। ओके, चलिए इसके साथ मैं एंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम में, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, चलिए।